नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। पिछली क्लासेज में अपने पढ़ा था कि अनुबंध क्या होता है और अनुबंध की विशेषताएं क्या है, और फिर थर्ड क्लास में अपने पढ़ा था कि भी अनुबंध और ठहराव में क्या अंतर है और दोनों की विचारधाराएं क्या क्या है। आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा अनुबंध या ठहराव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अनुबंध को कितने भागों में बांट सकते हैं अपने, क्या क्या इसके प्रकार हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पर अपने देखें कि अनुबंध का जो वर्गीकरण है 3 भागों में किया जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, वैधता के आधार पर, वैधता के आधार पर। बी नंबर बात करें अपने तो इसका प्रकार है अनुबंध करने की क्षमता के आधार पर, क्षमता या विधि के आधार पर, सी नंबर प्रकार है इसका निष्पादन के आधार पर, निष्पादन के आधार पर, अनुबंध या ठहराव का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 3 भागों में बांट सकते हैं अपने। 3 पार्ट है इसके। ए, वैधता के आधार पर यानी कि बेस ऑफ वैलिडिटी। सेकंड, बी नंबर इसका पार्ट है अनुबंध करने की क्षमता या विधि के आधार पर। थर्ड, निष्पादन के आधार पर यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर। सबसे पहला जो एक प्रकार है वैधता के आधार पर, इसके अंदर भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं अपने। तो इसमें 6 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहला है वैध अनुबंध, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन है इसकी 2H के अंतर्गत। सेकंड, व्यर्थ ठहराव, व्यर्थ ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। थर्ड प्रकार है इसका व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। 4 नंबर व्यर्थनीय अनुबंध, इसको क्या है, शून्य करणीय अनुबंध भी बोलते हैं, शून्य करणीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 5 नंबर अवैध, इनवैलिड अनुबंध। और 6 नंबर है अपरिवर्तनीय अनुबंध। वैलिडिटी के आधार पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वैध अनुबंध यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, व्यर्थ ठहराव यानी कि वॉइड एग्रीमेंट। थर्ड, व्यर्थ अनुबंध यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ नंबर, व्यर्थनीय अनुबंध या शून्य करणीय अनुबंध, इंग्लिश में इसको कहते हैं अपने अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है 5 नंबर है अवैध अनुबंध
यानी कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। 6 नंबर है अपरिवर्तनीय अनुबंध यानी कि अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर है अनुबंध करने की विधि के आधार पर, इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 स्पष्ट अनुबंध, नंबर 2 गर्भित अनुबंध और नंबर 3 अर्ध अनुबंध। अनुबंध करने की विधि के आधार पर, मेथड, बेस ऑफ मेथड बाय कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला है स्पष्ट अनुबंध, सेकंड गर्भित अनुबंध और थर्ड नंबर है अर्ध अनुबंध। फिर है निष्पादन के आधार पर 2 प्रकार हैं इसके, निष्पादित अनुबंध और सेकंड है निष्पादनीय। निष्पादनीय अनुबंध। ये तो एक क्या था, चार्ट था मोटे तौर पर कि कितने डिवाइडेशन हो सकते हैं इसके, क्या है इसके आगे क्या है प्रकार है। तो 3 मोटे तौर पे डिवाइडेशन थे इसके। फर्स्ट के आधार पर 6 प्रकार हैं इसके, सेकंड के आधार पर क्या है 3 प्रकार हैं इसके, और थर्ड के आधार पे क्या है 2 प्रकार हैं इसके। तो अब इनके बारे में क्या अपने एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ए नंबर वैलिडिटी या वैधता के आधार पर प्रकार देखें अपने। आधार पर सबसे पहला क्या है, वैलिड अनुबंध। वैलिड अनुबंध या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में कहें अपनी। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो धारा 2 है और उसकी सब आर्टिकल है H, तो उसके अंदर इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि जिसका कानूनी रूप से कोई अस्तित्व है या जिसको अपने क्या है कानून के द्वारा क्या पूरा करवा सकते हैं, या जिसके अंतर्गत क्या है पक्षकारों के अधिकार व दायित्व क्या उत्पन्न होते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अपनी डेफिनेशन क्या है, अर्थ क्या है इसका कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार किसी भी ठहराव को जब कानून के द्वारा क्या है परिवर्तनीय या पूरा करवाया जा सके, वो क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सेकंड इसके बाद है व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव और इंग्लिश में इसको कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। भारतीय जो अनुबंध अधिनियम है उसकी धारा 2G के अनुसार इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि व्यर्थ ठहराव क्या है। अर्थ क्या है इसका कि ऐसे एग्रीमेंट जिनको क्या है अपने कानून के द्वारा पूरा नहीं करवाया जा सकता, वो क्या है व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। यानी कि जिसका क्या है कानूनी रूप से कोई अस्तित्व नहीं है या जिसके द्वारा क्या है कानूनी रूप से किसी भी पक्षकार के अधिकार और दायित्व क्या उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपनी व्यर्थ ठहराव। यानी कि ऐसे ठहराव जो होते हैं वो प्रारंभ से ही क्या है इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि किसी प्रकार का क्या है अपने कोई भी दायित्व क्या है इसके अंतर्गत उत्पन्न नहीं हो सकता है। थर्ड व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत क्या है इसकी डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो किसी कारणवश क्या है
कानून के द्वारा पूरा होने से रुक जाए, या जिनको क्या है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा क्या है पूरा होने के लिए क्या है रुकावट कोई आ जाए, वो क्या कहलाते हैं व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उनको अपने। यानी कि प्रारंभ में तो क्या है जब अपने दो पक्षकारों ने मिलकर कोई प्रस्ताव रखा, उसकी स्वीकृति मिली और क्या है दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट क्या है अस्तित्व भी था प्रारंभ में उसका, और दोनों पक्षकार क्या है उस अनुबंध को क्या है करने के लिए वैलिड भी थे, और दोनों के अधिकार और दायित्वों को क्या उत्पन्न भी किया जा सकता था। मगर बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण क्या है ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा होने से क्या है रुक गया, तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। अब देखो इनमें क्या है एक तो व्यर्थ ठहराव था और एक व्यर्थ अनुबंध, इन दोनों में देखने में तो क्या एक जैसे लगते हैं, ये दोनों में अंतर क्या है। जो व्यर्थ ठहराव होता है वो तो ध्यान रखना प्रारंभ से क्या है जब अपने कोई भी पक्षकारों के द्वारा क्या ठहराव किया जा रहा है, तो ये प्रारंभ से ही क्या होते हैं निरस्त होते हैं, बिल्कुल ही इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो व्यर्थ अनुबंध होते हैं वो प्रारंभ में तो क्या है सही है, यानी कि कुछ टाइम तो क्या है चल रहे हैं अनुबंध क्या है सही है, मगर बाद में क्या है कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनके कारण कानून के द्वारा क्या इनको पूरा नहीं करवाया जा सकता, यानी कि पूरा होने से क्या ये रुक जाते हैं, यानी कि जिनको अपने कानून के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते हैं, और ये क्या इनको पूरा करवाया ही नहीं जा सकता, और ये तो क्या पूरा नहीं हो सकते, यानी कि परिस्थितियां तो सही थी मगर बाद में क्या है कुछ रुकावट आ गई जिसके कारण क्या अपने उन चीजों को क्या पूरा नहीं कर सकते। मगर ये प्रारंभ में ही क्या है अस्तित्व नहीं होता व्यर्थ ठहराव का, और न ही इन्हें कानून के द्वारा क्या इन फ्यूचर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी प्रारंभिक स्थिति क्या है बिल्कुल ही निरस्त होती है, कोई क्या है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मगर इनका प्रारंभ में तो अस्तित्व है मगर बाद में क्या है अस्तित्व तो है मगर किन्हीं परिस्थितियों में इनको क्या पूरा करना संभव नहीं होता है। ये तो क्या है व्यर्थ जो ठहराव है उनको तो क्या जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उनके अंतर्गत स्पष्ट रूप से क्या है घोषित किया गया है, उनका उल्लेख क्या है भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्या है दे रखा है, मगर जो व्यर्थ अनुबंध है उनका भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्या है कोई भी क्या है उल्लेख नहीं किया गया, किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है, यानी कि ये तो प्रारंभ में अस्तित्व में नहीं है, इसलिए पहले ही क्या है अधिनियम में लिख दिया गया है कि कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे ठहराव हैं जो तुरंत क्या है व्यर्थ है, जैसे जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो वो अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं वो आगे अनुबंध भी क्या है नहीं बन सकते, वो क्या है व्यर्थ है, या फिर क्या है स्वतंत्र सहमति के अभाव में किया गया क्या है ठहराव भी क्या है व्यर्थ है, या बाजी का ठहराव क्या है व्यर्थ है, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव क्या है व्यर्थ है, तो ये सब क्या है स्पष्ट रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्या है घोषित किए गए, मगर ये क्या है घोषित नहीं किए गए मगर बाद में किसी कारणवश क्या है ये रुक जाते हैं, तो ये इनमें क्या है मुख्य रूप से अंतर है। फिर है 4 नंबर पॉइंट व्यर्थनीय या शून्य करणीय अनुबंध। इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थनीय अनुबंध या शून्य करणीय अनुबंध। इसका जो उल्लेख है वो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2I के अंतर्गत क्या है दे रखा है, यानी कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2I है उसमें किसकी डेफिनेशन देखिए व्यर्थनीय अनुबंध की या शून्य करणीय अनुबंध की। है क्या चीज व्यर्थनीय या शून्य करणीय अनुबंध क्या होता है, ऐसा अनुबंध जो एक पक्षकार की इच्छा पर तो क्या है परिवर्तनीय है मगर दूसरे पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है मैंने बोला है सेंटेंस कि भी ऐसे अनुबंध जो क्या है किसी एक पक्षकार की इच्छा पर तो क्या परिवर्तनीय है, यानी कि एक पक्षकार तो क्या है उसे पूरा करवाने के लिए तत्पर है, पूरा करवाना भी चाहता है मगर दूसरे पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि दूसरा पक्षकार क्या है भी कहीं ना कहीं क्या है उसको पूरा करने के लिए क्या है कठिनाई महसूस कर रहा है, यानी कि एक पक्षकार की इच्छा पर तो परिवर्तनीय है मगर दूसरे पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं है, तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं व्यर्थनीय या शून्य करणीय अनुबंध। अब इसमें क्या है आप कंफ्यूज होगा कि भी फर्स्ट पक्षकार क्या है दूसरा पक्षकार कौन सा है, तो इसमें ध्यान रखना 2 पक्षकार हैं, एक तो
जो किसी कारणवश क्या है, किसी रूप में दबाव डालकर या क्या है अपने लाभ के कारण उस अनुबंध को पूरा करवाना चाहता है, वो तो क्या होगा, दोषी पक्षकार। वो तो क्या होगा, दोषी पक्षकार। और दूसरा जिसको नुकसान हो सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है पूरा करवाने की, वो क्या है, पीड़ित पक्षकार। वो तो क्या है, पीड़ित पक्षकार। ठीक है। दोषी पक्षकार या लाभ प्राप्त करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला पक्षकार, वो तो क्या है, अपने फायदे के लिए जो भी अनुबंध किया गया है वो तो उसको क्या पूरा करवाना चाहता है, यानी कि उसका फायदा उठाना चाहता है, उसका लाभ लेना चाहता है। मगर जो पीड़ित पक्षकार है, यानी कि जो नुकसान में है या जिसको किसी प्रकार की कोई हानि हो सकती है, वो पीड़ित पक्षकार क्या है, उस अनुबंध को क्या है पूरा करने की इच्छा नहीं रखता है, यानी कि उसको क्या है पूरा नहीं होने देना चाहता। मगर किसी दबाव के कारण क्या है, जो दोषी पक्षकार है वो क्या है, कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो अनुबंध क्या है पूरा हो जाए। तो ऐसे जो अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर तो परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि पीड़ित पक्षकार तो चाहता है कि वो पूरा ना हो, और जो दोषी पक्षकार है वो चाहता है कि वो पूरा हो जाए। तो यानी कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर तो परिवर्तनीय नहीं है, मगर दोषी पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो, वो क्या है, व्यर्थनीय या शून्य करणीय अनुबंध कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन किसमें दे रखी है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2I के अंतर्गत। फिर है इसके बाद 5 नंबर क्या है, अवैध अनुबंध। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध अनुबंध, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसे अनुबंध जो क्या है, कानूनी रूप से क्या है, गलत है, जो भारतीय संविधान के खिलाफ क्या है, भारतीय संविधान या देश के विरुद्ध गतिविधियां करने वाले हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। यानी कि ऐसे अनुबंध जो कानूनी विधि के अनुसार क्या है, इनवैलिड है, अवैध घोषित किए गए हैं, वो क्या है, अवैध अनुबंध कहलाते हैं। ठीक है। जो अवैध अनुबंध है, ध्यान रखना, इसका उल्लेख क्या है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। इसके स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, इसके स्थान पर, अवैध अनुबंध के स्थान पर क्या है, गैर कानूनी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके स्थान पर क्या है, गैर कानूनी शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि ऐसी गतिविधियां जो गैर कानूनी है वो सारी की सारी किसमें आती हैं, अवैध अनुबंध के अंतर्गत आती हैं। और इस शब्द का उल्लेख क्या है, भारतीय अनुबंध अधिनियम में नहीं है। इसके स्थान पर कौन सा है, गैर कानूनी अनुबंध। और ये सब बात किसमें लिख रखी है, धारा 23 के अंतर्गत लिख रखी है कि गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं वो अवैध अनुबंध के अंतर्गत आती हैं। फिर है इसके बाद 6 नंबर, अपरिवर्तनीय अनुबंध। अपरिवर्तनीय अनुबंध यानी कि ऐसे अनुबंध जो किसी तकनीकी कमी के कारण या कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत क्या है, किसी तकनीकी कमियों के कारण क्या है, कुछ समय के लिए पूरा होने से क्या है, रुक जाए, यानी कि पूरा होने में क्या रुकावट आ जाए। और जब इन तकनीकी कमियों को दूर कर दिया जाए तो उस अनुबंध को क्या पूरा किया जा सकता है। तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं, अपरिवर्तनीय अनुबंध कहलाते हैं। यानी कि किसी तकनीकी कमियों के कारण जो अनुबंध पूरा होने से क्या है, रुक जाए, और उन तकनीकी कमियों को दूर करने के बाद अपने उस अनुबंध को पूरा कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, अपरिवर्तनीय अनुबंध कहलाते हैं। तो ये तो सब 6 प्रकार अपने पढ़े, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 के 6 डिवाइडेशन किसके अंतर्गत थे, वैधता के आधार पर। फिर है इसके बाद बी नंबर था अपना प्रकार अनुबंध करने की विधि के आधार पर। विधि के आधार पर मेथड के आधार पर क्या है, इसको 3 भागों में बांटा था आपने। सबसे पहले क्या है,
स्पष्ट अनुबंध। स्पष्ट अनुबंध ऐसे अनुबंध जो क्या है स्पष्ट रूप से क्या है किए गए हैं, यानी कि जिसके लिए लिखित कार्रवाई की गई है, जो मौखिक रूप से किए गए हैं, यानी कि जब क्या है दो पक्षकारों के द्वारा क्या है अनुबंध लिखित रूप से या मौखिक रूप से किया गया है, यानी कि स्पष्ट रूप से दूसरा उसको क्या है समझ रहा है और उसका क्या है जवाब दे रहा है, उसकी स्वीकृति दे रहा है। तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं? स्पष्ट अनुबंध कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में अपने कह सकते हैं कि ऐसे अनुबंध जो एक क्या है लिखित रूप से एक स्पष्ट प्रारूप के अंतर्गत हो, मौखिक रूप से हो, वो क्या कहलाते हैं? स्पष्ट अनुबंध कहलाते हैं। तो इसका क्या एक सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल क्या होता है कि जब भी अपने कॉलेज का जो के अंदर एडमिशन लेते हैं या किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो उस दौरान क्या है कॉलेज प्रशासन के द्वारा या स्कूल प्रशासन के द्वारा क्या है अपने से एक आवेदन फार्म भरवाया जाता है, जिसके अंदर अपने सब एंट्रियां भरते हैं, नाम, पिता का नाम, कौन सी कक्षा में एडमिशन लेना है, क्या पता है अपना, कौन से सब्जेक्ट हैं। तो वो एक प्रकार से क्या होता है लिखित स्वीकृति होती है अपनी। कॉलेज वालों ने आवेदन दिया खाली, यानी कि उन्होंने प्रस्ताव किया आपके सामने एडमिशन के लिए और आपने उसकी क्या दे दी? सहमति दे दी, अपना जो डिटेल है सब क्या है लिखित रूप से दे दी और नीचे अपने क्या है उसके साइन कर देते हैं। तो साइन क्या है? स्वीकृति है एक प्रकार से। तो वो कैसा अनुबंध बन जाता है? स्पष्ट अनुबंध। कि भी कॉलेज के द्वारा एडमिशन के अंतर्गत क्या है छात्र से स्वीकृति ली जाती है कि भी आप हमारे इस कॉलेज के अंदर या विद्यालय के अंदर क्या है एडमिशन लेकर के पढ़ना चाहते हैं। तो विद्यार्थी और कॉलेज प्रशासन के मध्य कौन सा अनुबंध हो गया? वो एक प्रकार से स्पष्ट। और जो मौखिक रूप से बोलकर क्या है दो व्यक्तियों के बीच में प्रस्ताव स्वीकृति के माध्यम से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो भी क्या है? स्पष्ट अनुबंध होता है। यानी कि जो एक निश्चित प्रारूप के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी आवेदन किए जाते हैं वो क्या है? स्पष्ट अनुबंध है। जैसे ही अपने क्या है रेलवे के अंदर आपने देखा होगा रिजर्वेशन के लिए अपने फॉर्म भरते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्पष्ट अनुबंध का। होटल के अंदर क्या है रूम वगैरह लेते हैं, हमने कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्पष्ट अनुबंध का। बस के अंदर टिकट वगैरह ली अपने, वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्पष्ट अनुबंध का। फिर है सेकंड गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध इंग्लिश इसकी होती है इम्प्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे जो अनुबंध जो क्या व्यक्ति विशेष के आचरण के कारण या व्यक्ति विशेष के व्यवहार के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे अनुबंध जो किसी व्यक्ति विशेष के क्या है आचरण के कारण या उसके व्यवहार के कारण क्या है उत्पन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हमने गर्भित अनुबंध। यानी कि न तो लिखित रूप में होते हैं और न ही क्या है मौखिक रूप में होते हैं। वो कैसे होते हैं? व्यक्ति विशेष के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने किसी प्रकार का कोई क्या है प्रस्ताव किया है, दूसरे ने उसकी स्वीकृति दी है। तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं? गर्भित अनुबंध। ठीक है। यानी कि किसी बस स्टैंड पर क्या है एक निश्चित रूट पर क्या है टैक्सियां चल रही हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने सवारी ने क्या है किसी निश्चित स्थान पर जाना और उसी रूट के टैक्सी स्टैंड पर जाकर क्या है वो किसी टैक्सी को रुकवाता है और क्या है उसमें बैठकर क्या है चला जाता है और जहाँ पे उतरना है उसको मीटर देखकर वो क्या है किराया दे देता है उसको। तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं? गर्भित अनुबंध कहलाते हैं। यानी कि व्यक्ति विशेष के व्यवहार के कारण क्या है ऐसा अनुबंध होता है और वो क्या कहलाता है? गर्भित अनुबंध। थर्ड क्या होता है? अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। ये क्या होता है? अर्ध अनुबंध क्या है? ऐसे अनुबंध होते हैं जो क्या है किसी कानून के द्वारा क्या है थोपे जाते हैं। यानी कि व्यक्ति विशेष क्या है अपनी इच्छा से उनको नहीं करता, किसी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से क्या है उस पक्षकारों के कुछ पक्षकारों के ऊपर क्या है ऐसे अनुबंध क्या थोपे जाते हैं, उन्हें कार्य करने के लिए क्या है मजबूर किया जाता है। तो वो अनुबंध क्या कहलाते हैं? अर्ध अनुबंध। सही डेफिनेशन क्या है इसकी कि अर्ध अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जो किसी क्या है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा क्या है पक्षकारों के ऊपर थोपे जाए, वो क्या कहलाते हैं? अर्ध अनुबंध। जैसे किसी जज के द्वारा क्या है कोई भी जजमेंट दिया जा रहा है और जो
पक्षकार है, और पक्षकार क्या है, जज के दिए गए निर्णयों के अनुसार क्या है, उस कार्य को करते हैं, तो वो अनुबंध क्या कहलाएंगे, अर्ध अनुबंध। ठीक है, ये तो था बी बिंदु के अनुसार क्या है, डिवाइडेशन। इसके बाद था लास्ट अपना पॉइंट सी, डिवाइडेशन किया था अपने निष्पादन के आधार पर। निष्पादन के आधार पर दो प्रकार पढ़े थे अपनी। सबसे पहला तो क्या है, निष्पादित अनुबंध। निष्पादित अनुबंध, निष्पादित का अर्थ होता है पूरा होना। निष्पादित का मतलब क्या है, पूरा होना, यानी कि ऐसे अनुबंध जिसमें क्या है, पक्षकारों ने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया, वो क्या कहलाते हैं, निष्पादित अनुबंध। जैसा अपने अर्थ में पढ़ा था अनुबंध के, कि अनुबंध के अंतर्गत क्या है, दो पक्षकार होते हैं, तो दोनों पक्षकारों ने क्या है, अपने अपने दायित्व को पूरा कर दिया है, यानी कि इन दोनों के बीच जो भी अनुबंध हुआ था, जो इसका दायित्व बनता था वो इसने पूरा कर दिया, जो इसका दायित्व बनता था वो क्या है, इसने पूरा कर दिया, यानी कि दोनों ने अपनी लायबिलिटीज को क्या पूरा कर दिया। वो अनुबंध क्या कहलाते हैं, निष्पादित अनुबंध। सेकंड, निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध, निष्पादनीय का मतलब क्या, अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि पूरा होने की प्रक्रिया में है। निष्पादनीय का मतलब होता है अभी क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि पूरा होने की प्रक्रिया में। इसमें भी क्या है, दो पक्षकार हैं, जैसे आपको बताया कि भी निष्पादनीय जो होता है इसको अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक पक्षीय है और दूसरा क्या है, द्विपक्षीय। दूसरा क्या है, द्विपक्षीय। एक पक्षीय का मतलब एक पक्षकार और द्विपक्षीय का मतलब क्या है, दो पक्षकार। ऐसे अनुबंध जिसमें क्या है, दो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार ने क्या है, अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है, मगर दूसरे पक्षकार ने अभी अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है, वो तो क्या कहलाते हैं, एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध। द्विपक्षीय क्या होते हैं, इसके अंतर्गत दोनों ही पक्षकारों ने क्या है, अभी तक अपने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया, यानी कि जिसमें क्या है, दोनों ही पक्षकारों के द्वारा दायित्वों को पूरा किया जाना क्या है, बाकी है, यानी कि दोनों ही जो टू पार्टीज हैं उन दोनों की लायबिलिटीज क्या अभी बाकी है, वो क्या कहलाते हैं, द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध। और एक पक्षीय क्या पड़ा था, जिसमें एक पार्टी ने अपनी लायबिलिटीज को पूरा करना क्या अभी बाकी है, वो लायबिलिटीज पूरा कर देगा तो अनुबंध भी क्या हो जाएगा, पूरा। तो जिसमें लायबिलिटीज को पूरा करना क्या है, बाकी हो, वो क्या है, निष्पादनीय। एक की लायबिलिटीज बाकी है तो एक पक्षीय है, दोनों की लायबिलिटीज बाकी है तो द्विपक्षीय। निष्पादित अनुबंध क्या था, जिसमें दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया। तो ये थे अपने क्या है, अनुबंध का वर्गीकरण। क्या क्या पढ़ा अपने आज, शुरू से देखें। सबसे पहला तो क्या है, डिवाइडेशन किया था अपने अनुबंध का वर्गीकरण तीन भागों में। तीन प्रकार थे मोटे तौर पर इसके। ए नंबर वैलिडिटी के आधार पर, दूसरा अनुबंध की विधि के आधार पर, सी नंबर था निष्पादन के आधार पर। वैलिडिटी के आधार पर 6 प्रकार पढ़े थे अपने। वैलिड अनुबंध यानी कि जो क्या है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा पूरा, उसके वो क्या है वैलिड। व्यर्थ अनुबंध जो क्या है कानून के द्वारा पूरा नहीं करवा सकते, यानी कि जो प्रारंभिक स्थिति में ही क्या है निष्क्रिय है, बेकार है, वो क्या है व्यर्थ ठहराव कहलाता है, वॉइड एग्रीमेंट। व्यर्थ अनुबंध क्या था, जो किसी कमियों के व्यर्थ अनुबंध क्या था, जिसको क्या है कानून के द्वारा क्या अपने पूरा होने से क्या जो रह जाए, वो क्या है व्यर्थ अनुबंध। यानी कि प्रारंभ में तो सही था, प्रारंभ में तो अस्तित्व था इसका, मगर बाद में किसी कारण क्या पूरा नहीं हो पाए। यानी कि जैसे दो पक्षकारों ने आपस में मिलकर अनुबंध किया, तो दूसरा पक्षकार क्या है किसी कारणवश उस अनुबंध को पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि ऐसा वो जानबूझ के नहीं कर रहा, परिस्थितियां ही ऐसी नहीं है, तो वो क्या कहलाता है व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थनीय क्या था, जिसमें पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर तो क्या है अनुबंध पूरा किया जाना संभव नहीं है, दोषी पक्षकार चाहता है कि वो पूरा हो जाए, वो क्या है व्यर्थनीय। इनवैलिड जो गैर कानूनी है, और अप्रवर्तनीय जो तकनीकी कमियों के कारण क्या पूरा होने से रह जाए, और तकनीकी कमियां दूर करने पर क्या है वो अनुबंध क्या पूरा किया जा सके, वो क्या है अपरिवर्तनीय। स्पष्ट क्या था, जो लिखित और मौखिक और गर्भित
कौन सा था जो व्यक्ति विशेष के आचरण और व्यवहार पर क्या है स्थापित होता है। अर्धनुबंध जो कानून के द्वारा क्या है थोपे जाए। निष्पादन के आधार पे क्या था निष्पादित, यानी कि जिसमें दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया। और सेकंड क्या था इसमें निष्पादनीय है, जिसमें क्या है पक्षकारों के दायित्वों को पूरा किया जाना भी बाकी है। एक का पूरा किया जाना बाकी है तो एक पक्षीय है, दो के द्वारा किया जाना बाकी है तो द्विपक्षीय। ठीक है, तो आज की क्लास क्या यहीं पे खत्म होती है अपने। आपको कैसी लगी ये क्लास, उसके लिए क्या है आप लाइक करके बताएं, कमेंट बॉक्स में क्या अपने सुझाव बताएं कि क्या आपको क्या इस टॉपिक में परेशानी है, क्या समझ में नहीं है। तो अगली क्लास में क्या उस समस्या को अपने दूर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।